गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको बोर्ड पे शायद दिखाई भी दे रहा होगा कि आज बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो आज हम क्वेश्चन अटेंड करेंगे। उससे पहले आप सभी स्वस्थ होंगे और घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। हमने पीछे जो भी टॉपिक पढ़े हैं ये उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे स्टूडेंट्स के डाउट आए हैं, उनके ऊपर मैंने लिए गए हैं टेक्निकल टीम द्वारा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप अपने जो डाउट्स हैं वो कांटेक्ट या कमेंट में लिख दें या फिर फ़ोन करके लिखवा सकते हैं। तो कुछ एक स्टूडेंट की मैं बहुत ही सराहना करता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वो भी डाउट के रूप में दिए हैं। तो एक बार उन स्टूडेंट के लिए आप बैठे बैठे ही तालियाँ बजा सकते हो, ठीक है। तो आइए, और ऐसे स्टूडेंट का मतलब आपको धन्यवाद करना चाहिए कि इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उन्होंने टॉपिक की गहराई में जाकर के निकाले हैं। तो जैसा कि आप पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हो, हीरा उष्मा का होता है। तो ये शायद मैंने आपको क्लास में बताया भी होगा कि हीरा विद्युत का तो क्या होता है, कुचालक होता है, और ये उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। तो ये वैसे कंफ्यूज कर देता है कई बार क्वेश्चन कि सर ये तो विद्युत का तो कुचालक होता है और ये उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी ऑप्शन कट हो ही जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, हीरे का अपवर्तनांक। ये एक स्टूडेंट ने नोट करवाया है क्वेश्चन कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक वैसे मैंने आपको जानबूझ के नहीं बताया था क्लास में, क्योंकि अपवर्तनांक का जो एक टॉपिक है वो अपना प्रकाश के चैप्टर में लगता है। और सभी जितनी भी हमारे पास इकाइयाँ हैं, यानी कि चाहे वो हीरे का अपवर्तनांक हो, चाहे वो और किसी पदार्थ का हो, जल का हो, कांच का हो, वायु का हो, तो इन सभी का अपवर्तनांक हम प्रकाश के चैप्टर में पढ़ते हैं। इसलिए मैंने आपको ये बताया नहीं था, लेकिन फिर भी आपका डाउट आया है तो ये बताने का मेरा फर्ज बनता है। तो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.42। आगे चलिए, हीरे की पॉलिश करने में उपयोगी है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, हीरा, ग्रेफिन, ग्रेफाइट या फिर सोने का घोल। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर देने का प्रयास कीजिए कि हीरे के ऊपर पॉलिश करनी है। तो हीरे के ऊपर पॉलिश करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, हमेशा हीरे का ही उपयोग करते हैं। वैसे हीरे के मैंने आपको 3-4 उपयोग बताए होंगे, जैसे कांच काटने में उपयोग होता है, आभूषण निर्माण में उपयोग होता है, और पत्थर काटने की जो मशीनें आती हैं, पत्थर में छेद करने की जो मशीनें आती हैं, उनमें इसका उपयोग होता है। और जैसे बात करें आभूषणों की, वो तो हो ही गया। और एक ग्रामोफोन या फोनोग्राम कह सकते हो आप, उसकी जो सुई बनती है वो भी हीरे से बनती है। लेकिन हीरे के ऊपर ही पॉलिश करनी है, तो हीरे के ऊपर यदि हमें पॉलिश करनी हो तो हम किसका उपयोग करेंगे, किसका करेंगे, हीरे का ही करते हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसका आंसर होगा हीरा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, जिस भी छात्र ने पूछा है वो काबिल तारीफ़ है। उसे देख के लग रहा है कि उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है और वो टॉपिक को बिल्कुल गहराई में जाकर के पढ़ना चाहता है, ठीक है। तो कार्बन का एक समस्थानिक नहीं है, तो पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो कार्बन के जो टोटल समस्थानिक होते हैं उनकी संख्या होती है 3। कितनी होती है, 3। C12 मैंने आपको बताया था उस दिन कि एक C12 कार्बन का समस्थानिक होता है। तो C12 कहाँ काम आता है, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में काम आता है। तो ये तो इसका समस्थानिक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ध्यान से सुनना। ये जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। कई बार हमें क्या लगता है कि हम क्वेश्चन को इतना ही पढ़ते हैं, क्या, कार्बन का समस्थानिक, यहीं पे जाएंगे, उससे नीचे देखेंगे C12 और सीधा आके ओमा शीट पे A नंबर पे यूं करेंगे काला काला। एक तो सही है ही अपना, एक सही नहीं होता, वो गलत हो जाता है। जैसे मैं आपको हर क्लास में कहता हूँ कि पहले हमें क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन पूरे पढ़ने हैं कि क्वेश्चन के ऑप्शन क्या करें। कई बार ऑप्शन इस प्रकार से सेट किए जाते हैं कि हम उन क्वेश्चन के आंसर जो होते हैं वो ऑप्शन में होते हैं, ठीक है। तो आपको गलती नहीं करनी है,
वो जैसे एक बार रीट के अंदर एक पेपर आया था, जीके का कोई क्वेश्चन था कि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था। जिन्होंने रीट का एग्जाम दिया है उनको याद भी होगा। तो लोगों ने क्या किया, महाराणा प्रताप को पढ़ा और पहले ऑप्शन में था चेतक। अब आगे हाथी है, चौथे ऑप्शन में राम प्रसाद है। अब इस हाथी तक कौन जाए, इस राम प्रसाद तक कौन जाए, ओ महाराणा प्रताप रहे और ओ चेतक रहे हो, चेप दियो और क्यों गयो, गलत हो गयो। कहने का मतलब क्या है, आपको वैसी गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। देखो क्या कह रहा है ये, कार्बन का समस्थानिक नहीं है। क्या है, नहीं है। इस नहीं पे गौर करनी है। तो आपको इस नहीं को छांटने के लिए ये पता होना चाहिए कि कार्बन के समस्थानिक कितने होते हैं। तो कार्बन के टोटल समस्थानिक होते हैं 3। जैसा कि आपको इस ऑप्शन में देख के पता लग ही रहा होगा कि 3 तो सर ने दिए ही हैं और एक है नहीं। तो इनमें से कार्बन, अच्छा 2 सेम है क्या ऑप्शन, तो चलो एक को आप यूँ कर लो, एक को आप कर लो 15। ठीक है, क्या कर लिया आपने, एक को 15 कर लिया। तो कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक होता है C12, एक होता है C13। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया और C14 होता ही है। कहाँ काम लिया था हमने C14, कार्बन डेटिंग विधि में काम लिया था। प्राचीन जीवाश्मों की, फॉसिल्स की आयु ज्ञात करने में कार्बन डेटिंग विधि में एक कार्बन का एक समस्थानिक है C14। ये रेडियो सक्रिय भी होता है। C14 जो होता है वो क्या होता है, रेडियो सक्रिय होता है। आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा C15। तो C15 एकमात्र ऐसा है कि वो कार्बन का समस्थानिक नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर है B। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्बन के अपर रूप कितने हैं। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछा है पूछने वाले ने। वैसे तो मैंने आपको ये क्लास में करवा ही दिया था, लेकिन फिर भी एक बार फिर से बता देता हूँ। कार्बन के अपर रूप कितने हैं, तो कार्बन के अपर रूप होते हैं 2। कितने होते हैं, 2। कौन कौन से होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय अपर रूप, एक होता है अक्रिस्टलीय अपर रूप। अब डाउट कहाँ पे पैदा होता है पता है, डाउट होता है इस 3 पे। क्यों, क्योंकि हमने हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन सुना है, तो हम ये सोचते हैं कि कार्बन के अपर रूप वही होंगे। वो उनके उदाहरण हैं। तो अपर रूप तो 2 ही हैं, कौन कौन से, एक है क्रिस्टलीय और दूसरा है अक्रिस्टलीय। ओके, तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये, जिस भी छात्र ने पूछा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप नहीं है, ये देखो फिर से नहीं है। क्वेश्चन को अगले ने ऐसे नहीं पूछा था, मैंने इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से बना दिया। तो सभी के लिए है अब तो ये, जिसने पूछा है उसका सभी को धन्यवाद करना चाहिए कि इतना अच्छा क्वेश्चन उसने पूछा है। कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप नहीं है, इस नहीं पे गौर करनी है आपको। मैं आपको साथ ही साथ, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि हम क्वेश्चन की क्लास लास्ट में लेकर के आएंगे, लेकिन आपके उत्साह ने, आपके डाउट पूछने के ढंग ने मुझे मतलब यहाँ पे क्वेश्चन लाने के लिए मजबूर कर दिया कि सर जल्दी से बस एक क्वेश्चन बता दो। ठीक है, तो कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप नहीं है, नहीं मतलब अब हीरा तो जानते हो आपकी, हीरा तो होता है। ग्रेफाइट क्रिस्टलीय पूछा है अगले ने, क्या पूछा है, क्रिस्टलीय, और नहीं है तो हीरा तो होता है सर, आपने पढ़ाया था। ओके, ग्रेफाइट भी होता है, पढ़ाया था। चारकोल, गौर करिए चारकोल पे, कार्बन का अपर रूप तो ये भी है, लेकिन ये अक्रिस्टलीय है। और ऊपर क्या पूछा है, क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय अपर रूप नहीं है मतलब कि अक्रिस्टलीय है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, चारकोल होगा। अब चौथा ऑप्शन ग्रेफिन। आपको शायद ग्रेफिन के बारे में मैंने बताया नहीं था, तो ग्रेफिन के बारे में मैं आपको अब बता देता हूँ। ये कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपर रूप होता है। ठीक है, तो ग्रेफिन जो होता है वो अब तक का सबसे नया खोजा गया, या यूं कहें कि ये है बिल्कुल नवीनतम। कैसा है, बिल्कुल नवीनतम एक कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है ग्रेफिन, जो बहुत ही हल्का होता है। क्या होता है, बहुत ही, ये बहुत ही हल्का होता है और नवीनतम खोजा गया एक कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। इसका जो उपयोग है वो नैनो टेक्नोलॉजी में करते हैं, नैनो तकनीक में इसका उपयोग करते हैं। मोबाइल फ़ोन वगैरह में भी ये काम आता है।
बेसिकली इसका जो सबसे अच्छा उपयोग है वो ये होता है कि इस रोके ये जो ग्रेफीन है इससे बनता है रॉकेट का जैकेट। ये बहुत ही मजबूत होता है और रॉकेट के जैकेट बनाने में ये काम आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस ग्रेफीन के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपके समझ में आई होंगी। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में उपयोगी है। तो वैसे तो हमने प्राकृतिक गैसें अभी तक पढ़ी नहीं है, एलपीजी और सीएनजी वगैरह पढ़नी बाकी हैं, लेकिन ये क्वेश्चन उनमें भी बनता है और यहाँ भी बनता है। तो मैं आपको ये आगे करवाने वाला था, लेकिन आपका डाउट पहले आ गया तो मैंने इसको पहले ही ले लिया। तो प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में उपयोगी कौन सा पदार्थ है? इस बार उपयोगी पूछा है, ऐसा नहीं कहा कि उपयोगी नहीं है, ये पूछा है कि कौन सा उपयोगी है। तो हीरा नहीं है, ग्रेफाइट नहीं है, फुलरीन है, ग्रेफाइट, अच्छा ये सॉरी ग्रेफीन है, ये ग्रेफाइट है। तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऐसा ऑप्शन है फुलरीन जो प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में उपयोगी है। फुलरीन के 2-3 उपयोग होते हैं बस, ज़्यादा कुछ इसके उपयोग हैं ही नहीं। एक तो आणविक बेयरिंग निर्माण में इसका उपयोग होता है, जैसा क्लास में मैंने आपको बताया भी था, गोल बूंद गुबंद आकार की होती है। बंक मिनिस्टर फुलर के नाम पे इसका नाम फुलरीन पड़ा था। एक इसके ऊपर एक जैसे ग्रेफाइट ये सॉरी फुलरीन है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन और भी बनता है कि ये उच्च ताप पर अतिचालकता होती है और अतिचालक होने के कारण ही मतलब तकनीकी दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर है। अगले क्वेश्चन, वैसे मैंने इस बार ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि बोर्ड पे इतनी जगह नहीं थी। सर्वाधिक गहराई में प्राप्त कोयला कौन सा है? तो कोयला जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, ईट, लिग्नाइट, बिटुमनी और एंथ्रेसाइट। अब आप इसको यूं समझ सकते हो कि कोयले की सर्वाधिक गहराई यानी कि 4 प्रकार के कोयले हैं तो 4 परतें होती होंगी। इस प्रकार से कितनी होती होंगी? 4 परतें होती होंगी। एक में ईट निकलता होगा, एक में लिग्नाइट, एक में बिटुमनी और एक में एंथ्रेसाइट। अब एक बात बताइए, सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन सा होता है? सवाल है मेरा, सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन सा होता है? तो आपका आंसर होगा सर पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि एंथ्रेसाइट होता है, क्योंकि उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है। तो ऊपर ही ऊपर की जो परत है वो पीट की होगी, उससे जस्ट नीचे ये पीट की, ये लिग्नाइट की, ये बिटुमनी की और सबसे नीचे वाली जो होगी वो होगी किसकी? एंथ्रेसाइट की। किसकी होगी? एंथ्रेसाइट की। क्योंकि जो कोयला जितना अधिक दाब सहन करेगा वो कोयला उतना ही अच्छा होगा। जैसे अब आप बोलेंगे सर कि ये हीरे कहाँ बनते हैं? तो ये कोयले की ही चट्टानों में बनते हैं। अत्यधिक उच्च ताप होता है, अत्यधिक उच्च दाब होता है। तो जो कार्बनिक पदार्थ जितना ज़्यादा ताप सहन करेगा, जितना ज़्यादा दाब सहन करेगा वो तो हीरा बन जाएगा, वो क्रिस्टलीय फॉर्म में चला जाएगा। और जो दाब सहन नहीं कर सकता, जो ताप सहन नहीं कर सकता, वो कोयला रह जाएगा। सेम टू सेम वैसे ही है जैसे हम तैयारी करते हैं। जो बच्चा अच्छे ढंग से तैयारी करता है, जो अपनी तैयारी को खूब एकदम खून पसीने के साथ एकदम पूरे जोश के साथ जो तैयारी करता है वो एक दिन डायमंड बन जाता है, और जो तैयारी नहीं करता वो कोयला रह जाता है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप सारे डायमंड हैं और हमारे इस देश का भविष्य हैं, और एक साथ मिलकर के इस देश के भविष्य निर्माण में आप अपना पूरा सहयोग देंगे। तो आपको कोयला नहीं बनना है, आपको डायमंड बनना है। पूरा दाब सहन करो, पूरा ताप सहन करो और एक दिन डायमंड बन जाओ। ओके, हमें उस दिन का इंतजार रहेगा जिस दिन आप सब डायमंड बन जाओगे। तो सर्वाधिक गहराई में प्राप्त कोयला कौन सा है? तो सर्वाधिक गहराई में अब देख लो कौन सा है। जो कोयला जितना ज़्यादा नीचे होगा वो उतना ही अच्छा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर शायद आपको पता लग ही गया होगा। एंथ्रेसाइट या एंथ्रासाइट कह दो, एक ही बात है। ठीक है। जीवाश्म की सर्वाधिक मात्रा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। जीवाश्म की सर्वाधिक मात्रा किस में होती है? मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आपके इतने सारे डाउट, और वो भी 4 दिन की क्लास में आपने मतलब इतने अच्छे से उनको अटेंड किया है कि आपने सिर्फ क्लास पे डिपेंड न रह करके 1-2 बुक भी पढ़ी हैं।
बहुत ही मतलब मुझे खुशी हुई इस बात से कि इतने डाउट आए हैं आपके और आप उनको क्लियर करवाएंगे। तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे टॉपिक से रिलेटेड वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवाऊँगा। हाँ, एक दो डाउट ऐसे भी आए हुए थे कि वो धातु अधातु से संबंधित थे, कुछ एक परमाणु क्रमांक वगैरह से संबंधित थे, तो वो मैं क्लास में लेकर के नहीं आया। वो जैसे ही टॉपिक आएगा वहाँ पे मैं उनको लेकर के आऊँगा, ठीक है। क्योंकि फिर ये तो टॉपिक अपना चल ही रहा है, ये टॉपिक तो अपने चल ही रहे हैं, तो इन डाउट्स को अगर हम यहाँ पे क्लियर कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो अगर लेके आएंगे तो फिर कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो आप जो भी डाउट्स पूछो या जो भी आपका क्वेश्चन हो, वो ये ध्यान रहे कि जो टॉपिक चल रहा है वो उसी से रिलेटेड हो, ठीक है। तो सर्वाधिक गहराई से प्राप्त कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट है। अगला, जीवाश्म की सर्वाधिक मात्रा। बढ़िया क्वेश्चन है ये, जीवाश्म की सर्वाधिक मात्रा। एक बात आपको मैं बता देता हूँ इससे संबंधित, ये कोयले का ही क्वेश्चन है, कोयले से संबंधित ही पूछा गया है कि कौन से कोयले में जीवाश्म की सर्वाधिक मात्रा होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पीट। क्या होगा? पीट। जिस भी कोयले में जीवाश्म की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी वो कोयला उतना ही ज़्यादा प्रदूषण करेगा, उतना ही ज़्यादा धुआं फेंकेगा, कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होगी वो उतनी ही कम होगी। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो कोयला जितना ज़्यादा जीवाश्म अपने पास रखेगा वो कोयला जो है वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा? प्रदूषण करेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके शायद समझ में आ गया होगा कि इसका जो आंसर है वो क्या है? पीट है। सबसे अधिक प्रदूषण क्षमता वाला कोयला, अब ये तो सेम ही है, ये क्वेश्चन मैंने मेरी तरफ से ऐड किया है, इसी क्वेश्चन के आधार पे मैंने ये ऐड कर दिया है कि जीवाश्म जो है उसकी सर्वाधिक मात्रा, यानी कि जिस भी कोयले में जीवाश्म की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी वो कोयला क्या होगा? उतना ही ज़्यादा प्रदूषित करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा? पीट हो जाएगा। अब ये भूरा कोयला, ये जिसने भी पूछा है उसने शायद क्लास को ढंग से अटेंड नहीं किया है, तो मेरा ये दोबारा उससे कहना है कि वो पीछे वाला वीडियो पीछे वाली जो क्लास है अपनी वो दोबारा देखें। भूरा कोयला जो है मैंने आपको बताया था लिग्नाइट है, भूरे कोयले के नाम से प्रसिद्ध है। सबके मैंने आपको कलर भी बताए थे। सर्वाधिक जो काला जो कोयला है वो कौन सा है? अपना एंथ्रेसाइट है। उससे थोड़ा सा हल्का बिटुमनी है। फिर भूरे रंग का आ जाता है कौन सा? लिग्नाइट। और हल्का भूरा अगर पूछा जाए तो कौन सा है? पीट है। तो आज की क्लास का अच्छा एक क्वेश्चन और रह गया, ये जो लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, कार्बन का कौन सा अपर रूप अतिचालक की तरह व्यवहार करता है? तो अतिचालक की तरह व्यवहार करने वाला कार्बन का एकमात्र अपर रूप है कौन सा? फुलरीन। देखिएगा इसमें भी मतलब एक डाउट तो नहीं कह सकते, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं कई बार। कैसे देखना इसको कि ये अतिचालक दिया गया है यहाँ पे, ये एक सुपर कंडक्टर है। ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो वो एक कंडक्टर है, यानी कि वो एक सुचालक है, और ये यहाँ पे तो सुपर कंडक्टर है। सुपर कंडक्टर का मतलब यानी कि ये अतिचालक है। फिजिक्स वाले सर जो हैं वो आपको इनके बारे में पूरी ढंग से बताएंगे, अतिचालक कुचालक वो अलग से बताएंगे आपको उनमें, यहाँ हम उनका जिक्र नहीं करेंगे। तो कार्बन का कौन सा अपरूप अतिचालक की तरह व्यवहार करता है? ग्रेफाइट जो है वो तो एक सुचालक होता है, वो अतिचालक नहीं होता है। फुलरीन जो होता है उसको अगर हम गर्म करें यानी कि उच्च ताप पर एक ऐसी कंडीशन बन के आती है कि फुलरीन जो है वो अतिचालक की तरह व्यवहार दर्शाता है। किसकी तरह दर्शाता है? अतिचालक की तरह। तो अगर बात करें कमरे के ताप पे, जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है उस पे, तो रूम टेम्परेचर पे तो जो फुलरीन होता है वो होता है कुचालक, चालक ही नहीं होता है। लेकिन अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए यानी कि बहुत ज़्यादा कर दिया जाए, उच्च ताप कर दिया जाए, तब जो है फुलरीन जो है आपका वो क्या हो जाता है? अतिचालक हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ग्रेफाइट वाला जो है वो तो लगभग एग्जाम में आता ही है। फुलरीन का जो क्वेश्चन है वो अभी तक शायद आया नहीं है कहीं भी, अगर आया भी है तो मेरे ध्यान में नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से रखना, ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से समझना है। एक बार फिर से बता देता हूँ, फुलरीन जो है वो कमरे के ताप पर कैसा होता है? कुचालक होता है। लेकिन अगर उसको और गर्म कर दिया जाए
तो ये कैसा होता है, यानी कि उच्च ताप पर ये अति चालक की तरह व्यवहार करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। वैसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ग्रेफाइट जो है वो एकमात्र ऐसा अधातु तत्व है जो चालक होता है, यानी बाकी जितने भी अधातु हैं वो क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो मैंने आपको उसके गुणधर्म बता दिए हैं सारे के सारे। तो ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा एक अधातु तत्व है जो कमरे के ताप पे विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, वो कमरे की ताप वाली बात याद रह गई। और ग्रेफाइट के कुछ उपयोग मैंने आपको बता दिए थे कि ग्रेफाइट के उपयोग क्या क्या होते हैं। जैसे लिखने में होता है उसका उपयोग, उसे सीसा पेंसिल वाला जो टॉपिक था वो अपना हो गया था, तो उससे रिलेटेड भी एक दो डाउट थे, लेकिन वो क्लास के अंदर मैंने क्लियर करवा दिए थे, तो और कोई खास आपके डाउट नहीं है। तो जिन भी छात्रों ने या छात्राओं ने अपने डाउट लिखवाए हैं वो ऐसे ही अपनी तैयारी को उसी जोश के साथ, उसी दोगुने जोश के साथ तैयारी में लगे रहें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और क्लास अटेंड करते रहें। साथ साथ में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि नोट्स बनाते रहें अपने। जितना आप नोट्स बनाओगे, जितना आप साइड में पढ़ोगे, देखो और बाकी लोगों ने भी कितना सारा मैटर पढ़ के रखा है। तो ये क्वेश्चन जो भी आए हैं वो उन छात्रों की मेहनत बता रही है जिन्होंने भी ये क्लासें बहुत ही अच्छे तरीके से अटेंड करी हैं। तो एक बार फिर से आपको ऑल द बेस्ट। ओके।